हेलो, जय हिंद सभी साथियों को। तो क्या हाल है आपके? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं यूपी पुलिस से स्टैटिक जीके के साथियों स्टैटिक जीके के टॉप ऐसे प्रश्न जो कि आपकी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो साथियों, हमने इस क्लास में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के रखे हैं। तो साथियों, क्लास को लास्ट तक जरूर देखते रहना। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो साथियों, हमारा प्रैक्टिस सेट ये हमारा प्रैक्टिस सेट 44 होने वाला है। 44वां प्रैक्टिस सेट है। अगर आपको बाकी के प्रैक्टिस सेट देखने हैं तो हमारे चैनल पर एक खाकी वर्दी नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो साथियों, उसी के अंदर आपको सभी प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जाइए साथियों और वहां से जाके सभी प्रैक्टिस सेटों को रिवीजन कर डालिए। तो साथियों, आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो हो सके साथियों अपने साथियों के साथ इसको शेयर जरूर कर देना। तो चलिए साथियों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। टोटल साथियों 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं। 40 क्वेश्चनों का आप इस क्लास में मॉक टेस्ट लगाना कि आपने इस क्लास में से कितने क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल सही दिया है। बाकी साथियों लास्ट में मिलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? बताइए साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ये साथियों आपकी मुंबई में हुई थी। कहाँ पर साथियों? ये आपकी स्थापना जो हुई थी साथियों इसकी ये मुंबई में हुई थी। मुंबई आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना मुंबई में हुई थी। अगर साथियों इसकी बात करें कब हुई थी तो ये हुई थी साथियों आपकी 28 दिसंबर आपको याद रखना है। 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885 में साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और साथियों इसके पहले अधिवेशन की बात करें, इसका पहला अधिवेशन साथियों मुंबई में हुआ था। क्या पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था? आपको ध्यान रखना है। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था ये भी आपको नोट करना है। तो साथियों इसका जो पहला साथियों अधिवेशन हुआ था ये मुंबई में हुआ था। और साथियों इसका किसकी अध्यक्षता में हुआ था? साथियों ये व्योमेश चंद्र की अध्यक्षता में हुआ था। किसमें? व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में साथियों ये अधिवेशन हुआ था। आई होप कि आपको पूरा डिटेल समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? तो साथियों किसने प्रारंभ किया था? तो ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने। किसने? बाल गंगाधर तिलक ने साथियों इस उत्सव को प्रारंभ किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा सासाराम। तीसरे प्रश्न का सासाराम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा साथियों सासाराम में स्थित है। आपको ध्यान रखना है, शेरशाह सूरी एक महान निर्माता था। उसने बिहार के सासाराम में अपना स्वयं का मकबरा बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनवी के आक्रमणों में से सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो साथियों ये पूछा है आपसे, महमूद गजनवी ने जो आक्रमण किए थे उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आक्रमण कौन सा था? तो वो था साथियों आपका सोमनाथ पर आक्रमण। सोमनाथ पर जो आक्रमण किया था इसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट साथियों इसको कह सकते हैं महत्वपूर्ण आक्रमण था। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। और कहाँ पर? तो निरंजना नदी के तट पर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी 5वें प्रश्न का सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चित्रकला की बंगाल शैली का अग्रदूत कौन था? तो साथियों ये थे आपके अवनींद्रनाथ ठाकुर। क्या? अवनींद्रनाथ ठाकुर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बंगाल कला शैली शांति निकेतन में फूली फली जहां रविंद्रनाथ टैगोर ने कला भवन की स्थापना की थी। यहाँ के प्रमुख कलाकार नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखर्जी थे। साथियों यहाँ के जो मेन साथियों जो थे आपके वो थे आपके रविंद्रनाथ टैगोर की कला भवन की स्थापना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। और साथियों यहाँ के प्रमुख कलाकार जो थे आपके वो थे आपके नंदलाल आपको नोट करना है, नंदलाल और विनोद बिहारी मुखर्जी। साथियों बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था? तो साथियों ये आपका केरल में हुआ था। कहाँ पर? केरल में हुआ था। जो भाई केरल से वीडियो देख रहे होंगे उनको पता होगा नृत्य के मोहिनी अट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ था। तो साथियों 7वें प्रश्न का 7वें का केरल हो जाएगा। केरल बिल्कुल सही जवाब है। मोहिनी अट्टम भारत के केरल राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है जो काफ़ी लोकप्रिय है। ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। यह महिलाओं द्वारा किया जाता है। केरल का एक अन्य शास्त्रीय नृत्य है साथियों आपका कथकली है। आपको कथकली याद रखना है और मोहिनी अट्टम, क्या मोहिनी अट्टम, ये साथियों केरल के 2 प्रमुख नृत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो साथियों सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं। आपको ध्यान रखना है 8वें का बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरबन डेल्टा एक चापाकार डेल्टा है जो भारत व बांग्लादेश में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने पर बनता है। यह विश्व के सबसे बड़े डेल्टाओं में से एक है। यहाँ पर सुंदरी वृक्षों की अधिकता है, इसलिए इसको सुंदर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में साल भर वर्षा होती है? तो साथियों ये होती है आपकी भूमध्य रेखीय में। कहाँ पर? भूमध्य रेखीय क्षेत्र में साथियों साल भर वर्षा होती है। आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये रहा साथियों आज की क्लास का। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं साथियों। एक तरफ साथियों आपका ज्वालामुखी दिया गया है, दूसरी तरफ आपका स्थान दिया गया है। अब साथियों आपको इसमें से ये बताना है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। चलिए बताइए साथियों एटना ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो साथियों ये इटली में हो जाएगा। क्या इटली में हो जाएगा? हाँ जी सर, इटली में हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है। दूसरा है आपका फ्यूजियामा साथियों आपका जापान में हो जाएगा। पोपा साथियों आपका यह म्यांमार में हो जाएगा। लेकिन साथियों क्राकाटोआ साथियों आपका इक्वाडोर में नहीं है, ये आपका सुंडा में है। कहाँ पर? सुंडा हो जाएगा। इस तरीके से सुंडा हो जाएगा साथियों। जावा व सुमात्री के बीच में ये स्थित है। आपको ध्यान रखना है इक्वाडोर में नहीं है, ये कहाँ पर है? ये है आपका सुंडा में। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा क्योंकि साथियों ऑप्शन डी ही सुमेलित नहीं हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है। बताइए साथियों न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। आप ऑप्शन पढ़ के देख लेना, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंक को ऋण प्रदान करते हैं। 12 का बी बिल्कुल सही जवाब है साथियों, 12 का बी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो किसका हो जाएगा साथियों बताइए, किसका हो जाएगा? 13वें प्रश्न का 13 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। राजकोषीय घाटा। क्या? राजकोषीय घाटा साथियों इसका सबसे बड़ा योगदान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में अधिकतर बेरोजगारी है साथियों, तो ये आपकी संरचनात्मक बेरोजगारी। क्या? संरचनात्मक बेरोजगारी है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। 14वें प्रश्न का बेरोजगारी की बात आई साथियों, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। बेरोजगारी भारत की एक प्रमुख समस्या है। यहाँ पर संरचनात्मक, खुली, मौसमी, चक्रीय आदि प्रकार की बेरोजगारी प्रचलित है। संरचनात्मक बेरोजगारी वह बेरोजगारी है जो अर्थव्यवस्था में होने वाले संरचनात्मक बदलाव के कारण उत्पन्न होती है। साथियों मैंने आपको ये छोटी सी साथियों हेडलाइन बताई है, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगी। अगला क्वेश्चन है कुटीर ज्योति योजना संबंधित है। कुटीर ज्योति योजना संबंधित है साथियों, बताइए कहाँ से संबंधित है? तो साथियों बताइए ऑप्शन ए है आपका ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देने से, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार को रोजगार प्रदान करने से, या फिर सी ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को विद्युत सुविधा प्रदान करने से, या फिर डी उपयुक्त सभी। तो साथियों आप यहाँ पर तीनों ऑप्शन जो देख रहे होंगे बिल्कुल आपको सेम लग रहे होंगे, लेकिन आप यहाँ पर साथियों चूक जाएंगे। क्या? आप यहाँ पर चूक गए तो आपका साथियों 1 नंबर यानी कि 2 नंबर आपके गए।
तो आपका क्या होगा, इसमें आपको यही इसी तरीके से ऑप्शन दिए जाएंगे, लेकिन साथियों आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उसका तब सही आंसर लगाना है। तो साथियों आपका इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा प्रदान कराने से। साथियों चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? तो साथियों कौन सी विशेषता इंग्लैंड से ली गई है? चार ऑप्शन है, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, मूल अधिकार या फिर मूल कर्तव्य। तो साथियों 16वें प्रश्न का बताना क्या होगा सही आंसर। तो 16 का क्या होगा साथियों सही आंसर? तो 16 का हो जाएगा संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली साथियों इंग्लैंड के संविधान से ली गई है संसदीय प्रणाली। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित कौन सा कालानुक्रम सही है, यानी कि कौन से, यानी कि उनका साथियों जो कार्यकाल है साथियों वो एक तरफ से आपको लगाना है। आपको नीचे ऑप्शन दिए गए होंगे जो भारत में प्रधानमंत्री रहे साथियों उनका बिल्कुल सही क्रम लगाना है, यानी कि आपको सबसे फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके से आपको लगाते जाना है। तो 17 का देखते हैं क्या होगा साथियों। तो जवाहरलाल नेहरू थे साथियों। सबसे पहले आपके क्या आएगा साथियों? सबसे पहले क्या आएगा बताइए? 17 का क्या आएगा सबसे पहले साथियों? आपके आएंगे जवाहरलाल नेहरू। अब जवाहरलाल नेहरू की बात हुई साथियों, तो जवाहरलाल नेहरू 15 अगस्त, आपको नोट करना है, 15 अगस्त 1947 से 17 मई 1964 तक साथियों ये प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। आपको ध्यान रखना है। तो इसका कोड हो जाएगा, पहला हो जाएगा 2, फिर आपका दूसरा कोड क्या हो जाएगा साथियों? दूसरा हो जाएगा इंदिरा गांधी। क्या? इंदिरा गांधी हो जाएगा। अब इंदिरा गांधी सुन लीजिए साथियों, इनका जो हुआ था साथियों 24 जनवरी 1966। इंदिरा गांधी की बात हो रही है। 24 जनवरी 1966। क्या? 1966 से 24 मार्च 1977 तक और 14 जनवरी 1980, 31 अक्टूबर 1984 तक साथियों इनका कार्यकाल रहा था। फिर आपका साथियों मोरारजी देसाई की बात हुई है। किसकी हुई है? मोरारजी देसाई की बात करें तो मोरारजी देसाई साथियों 24 मार्च 1977 साथियों 1977 से 24 मार्च 1977 से 28 जुलाई 1989 चौधरी चरण सिंह 28 जुलाई। अब किसकी बात हुई साथियों? अब हो रही है चौधरी चरण सिंह की बात करते हैं। चौधरी चरण सिंह साथियों 28 जुलाई से 1979 से लेकर 1980 तक साथियों 1980 तक साथियों इनका कार्यकाल रहा था। तो चलिए साथियों इनका क्रम देखते हैं किस तरीके से लगते हैं। तो सबसे पहले मैंने बताया था आपका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा इंदिरा गांधी, फिर हो जाएगा आपका मोरारजी देसाई यानी कि 3 नंबर, और फिर हो जाएगा आपका 4 नंबर चरण सिंह। और 21 34 साथियों आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? तो मुझे तो ऑप्शन सी में नजर आ रहा है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एकल हस्तांतरणीय मतदान पद्धति में हर मतदाता व्यक्त कर सकता है। क्या व्यक्त कर सकता है साथियों? वो बताइए क्या व्यक्त कर सकता है? तो उतने विकल्प जितने चुनाव में प्रत्याशी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करें। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है। भारतीय संसद के कार्यकाल में शून्यकाल का अर्थ क्या है साथियों बताइए? तो भारतीय संसद के दोनों सदनों में शून्यकाल के बाद का समय साथियों आपका शून्यकाल होता है, यानी कि प्रश्नकाल और अगली कार्यकाल सूची का जो होता है साथियों वो आपका क्या होता है? शून्यकाल होता है, यानी कि ऑप्शन सी 19 का सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आपको मैं बताऊं पूरी डिटेल बताऊं साथियों इसकी, तो इसका समय 12 बजे से लेकर 1 बजे तक। क्या? 12 बजे से लेकर 1 बजे तक और दोपहर 12 बजे आरंभ होने के कारण इसे शून्यकाल कहा जाता है। जो साथियों ये स्टार्ट होता है ना शून्यकाल जब 12 बजे से और 1 बजे तक आपका शून्यकाल रहता है। अगले क्वेश्चन की बात करें। आत्मकथा द इंडियन स्ट्रगल का लेखक कौन है? तो साथियों कौन हो जाएंगे? तो सुभाष चंद्र बोस को आपको याद रखना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन को ले जाना इसका कार्य होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 21 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रक्त में उपस्थिति हीमोग्लोबिन फेफड़ों या गिलों से शरीर के शेष भाग को ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक है। मलेरिया रोग के परजीवी का वाहक क्या है साथियों? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साथियों आपका मादा एनोफ्लीज। मादा एनोफ्लीज बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवृत्ति का मात्रक ऊंचा होता है साथियों हर्ट्ज प्लस प्रति सेकंड। हर्ट्ज प्रति सेकंड साथियों आवृत्ति का मात्रक होता है। आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रशेखर आजाद एवं तकनीकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो साथियों ये हो जाएगा आपका कानपुर में। कहाँ पर? ये साथियों आपका कानपुर में स्थित है। आपको नोट कर लेना है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो साथियों ये आपका कानपुर में हो जाएगा। 24 का सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ कृषि विश्वविद्यालय है? उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ कृषि विश्वविद्यालय है? 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए जानते हैं साथियों। 25 का क्या होगा? 25 का साथियों फैजाबाद हो जाएगा। कहाँ? फैजाबाद हो जाएगा। फैजाबाद जिन भाइयों का आया है बिल्कुल सही जवाब है साथियों। फैजाबाद बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, फैजाबाद। चलिए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के बारे में जानते हैं साथियों। इंपोर्टेंट रहेंगे आपके लिए। मैं बताते जाना हूँ, आपको नोट करते जाना। जितने भी बताऊंगा साथियों सभी आपको सही बताऊंगा। चलिए साथियों मैं आपको बताता हूँ। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये कहाँ पर आपका? ये है आपका कानपुर में। कहाँ पर? ये आपका कानपुर में स्थित है। आपको ध्यान रखना है, कानपुर में स्थित है। और इसकी स्थापना की बात करें तो साथियों ये 1975 में। कहाँ पर? 1975 में आपको नोट करना है। दूसरा है साथियों आपका नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद में स्थित है। ये साथियों नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद में स्थित है। इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। कहाँ पर? 1975 ईस्वी में फैजाबाद में हुई थी। अगला है आपका इलाहाबाद एग्रीकल्चर डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी कि इलाहाबाद एग्रीकल्चर डीम्ड यूनिवर्सिटी नैनी। ये आपकी इलाहाबाद में हो जाएगी। कहाँ पर हो जाएगी? ये आपकी इलाहाबाद में हो जाएगी। और इसकी स्थापना की बात करें तो साथियों इसकी स्थापना 1999 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर? 1999 ईस्वी में हुई थी। अगला है आपका सरदार वल्लभ भाई कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। ये आपका मोदीपुरम में हो जाएगा। कहाँ पर? ये आपका मोदीपुरम में हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात करें तो साथियों इसकी स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी। साथियों मैंने आपको ये चार जो विश्वविद्यालय बताएं साथियों सभी इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना। अगर साथियों आपको विश्वविद्यालय या फिर कोई साथियों आपकी कृषि विश्वविद्यालय हो गए और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के साथ ही सभी की एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, तब उसमें आपको पूरा बताऊंगा। साथियों जो मैंने बताया उनको नोट जरूर कर लेना। लखनऊ में कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना कब की गई? तो ये की गई थी आपकी 1911 में। 1911 ईस्वी में की गई थी। 26 का साथियों जिन भाइयों का 26 का ए आया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश वर्ष 1920 में भारतीय कला परिषद की स्थापना कहाँ की गई? तो साथियों कहाँ पर की गई थी ये बताइए इस प्रश्न का सही आंसर। तो जिन भाइयों का वाराणसी आया है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वाराणसी इज द करेक्ट आंसर। उत्तर प्रदेश वर्ष 1920 में भारतीय कला परिषद की स्थापना वाराणसी में की गई थी। वाराणसी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। चलिए अगला आगे बढ़ाते हैं। एक तरफ आपकी सूची फर्स्ट, दूसरी तरफ आपका सूची 2। साथियों यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया है लेकिन मेंटेन कर लेना। मैं आपको बताऊं यहाँ पर ये और यहाँ पर इधर हो जाएगा ना, ए यहाँ होगा ना, ए आपका यहाँ हो जाएगा और कनकपुर भवन। चलिए यहाँ से देखते हैं। तो देखते हैं साथियों फेले का क्या होता है। कनक भवन कहाँ पर स्थित है? कादमगिरी पर्वत और कालिंजर दुर्ग और देवा शरीफ। यानी कि साथियों बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखते हैं साथियों
एक बार फिर से देख लीजिए साथियों, आपको सुमेलित करना है। 28वां प्रश्न है ये, आपको सुमेलित करके दिखाना है। सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए साथियों, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। तो साथियों ये हो जाएगा आपका पहले का कनकपुर भवन हो जाएगा आपका, कनकपुर जो भवन हो जाएगा वो आपका ए का हो जाएगा 4, ए का हो जाएगा 4, ये साथियों अयोध्या में है, ए का हो जाएगा 4, ठीक। और आपका कादम्बरी पर्वत है साथियों, कादमगिरी पर्वत है, कादमगिरी पर्वत है, ये आपका हो जाएगा चित्रकूट में। कहाँ पर? चित्रकूट में, यानी कि 3 नंबर पर। अगला है आपका कालिंजर दुर्ग, कालिंजर दुर्ग साथियों, कालिंजर दुर्ग हो जाएगा आपका, कालिंजर दुर्ग हो जाएगा बांदा में, यानी कि 2, यानी कि 2। देवा शरीफ बचा आपका, देवा शरीफ बचा तो आपका ये बाराबंकी में हो जाएगा, यानी कि कोड वन आपका 4321, 4321 आपको ऑप्शन सी में नजर आ रहा है, 4321 ऑप्शन सी में नजर आ रहा है साथियों, नोट कर लेना। इससे आपके 4 क्वेश्चन बिल्कुल कंप्लीट हो गए, इसलिए साथियों आपको इस तरीके से क्वेश्चन लेके आता रहता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1977 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन किस सरकार में हुआ था? 29वां प्रश्न है, 29 का हो जाएगा जनता पार्टी की सरकार में। कहाँ पर? जनता पार्टी की सरकार में साथियों 1977 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन हुआ था। 29 का बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुलिस विभाग के प्रावधान अधिकारी, पुलिस विभाग के प्रावधान अधिकारी की बात करें तो साथियों ये हो जाएंगे आपके डीजीपी, डीजीपी ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए मैं साथियों आपको कुछ और बताता हूँ, कुछ और साथियों जो अधिकारी होते हैं पुलिस बल में उनके बारे में बताता हूँ, जो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। चलिए पहला है आपका खुफिया ब्यूरो के निदेशक, खुफिया ब्यूरो के निदेशक आपको ध्यान रखना है डीआईबी होते हैं। कौन कौन होते हैं सर जी? डीआईबी आपको नोट करना है, डीआईबी होते हैं। अगला है आपका यहाँ पुलिस महानिदेशक होते हैं आपके सीपी या फिर डीजीपी, सीपी या फिर डीजीपी, डीजीपी, सीपी या फिर डीजीपी। तीसरा है आपका संयुक्त पुलिस आयुक्त या पुलिस महानिरीक्षक, ये होते हैं आपके आईएसपी, आईसीपी सॉरी आईसीपी, आईसीपी और आईजीपी, आईजीपी, आईजीपी आपको नोट करना है। अगला है आपका चौथा है आपका अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त उप महानिरीक्षक होते हैं, ये होते हैं साथियों मैंने आपको बताया ये होते हैं एडीएल, एडीएल होते हैं एडीएल, यहाँ होती हैं सीपी, यहाँ होती हैं सीपी, यहाँ होते हैं डीआईजी, डीआईजी आपको ये साथियों सभी नोट करते जाना है, मेरे साथ में वीडियो को पॉज कर करके आपको लिख लेना है। अगला है आपका पुलिस उपायुक्त, क्या पुलिस उपायुक्त या वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, ये होते हैं आपके डीसीपी। कौन होते हैं? डीसीपी होते हैं, इसके डीसीपी होते हैं या फिर एसएसपी होते हैं, ठीक है, मैंने आपको ये बताया है, नोट कर लेना। और अगला है आपका पुलिस निरीक्षक, पुलिस निरीक्षक होता है एसपी, एसपी होता है पुलिस निरीक्षक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपके पड़ोस के मकान से आधी रात में चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं, फायर भी किया है, आप क्या करेंगे? बताइए साथियों आप क्या करेंगे? यदि आपके पड़ोस के मकान से आधी रात में साथियों चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, फायर भी किया गया है, आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे साथियों? आप एक पुलिस ऑफिसर बन के सोचिए आप क्या करेंगे। सुना अनसुना कर देंगे, सुना अनसुना कर देंगे? नहीं जी, सुना अनसुना कैसे कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। अगला है आपका अपने प्राण संकट में नहीं डालेंगे, क्या भाई? अरे पुलिस अधिकारियों ऐसा क्यों करोगे भाई? अगला है आपका तुरंत पुलिस को फ़ोन कर सूचित करेंगे, यहाँ ये हो सकता है। और चौथा है आपका अपना फ़ोन बंद कर देंगे, ये क्या बात है? यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल मजबूत वाला, 31 का सी हो जाएगा बिल्कुल मजबूत, तुरंत पुलिस को फ़ोन कर सूचित करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका स्वावलंबन पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है? स्वावलंबन पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है? तो साथियों इसका उद्देश्य इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, इसका उद्देश्य इसमें आपको दिया ही नहीं गया है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। 32 का क्या होगा सही आंसर? 32 का हो जाएगा साथियों, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो चलिए साथियों इसका उद्देश्य होता क्या है ये भी जान लेते हैं, साथियों। साथियों इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो आपकी 2010 में हुई थी। कहाँ पर? इसकी जो शुरुआत हुई थी साथियों वो आपकी 2010 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है 2010
10 आपको नोट करना है। इसकी शुरुआत हुई थी, यानी कि स्वावलंबन पेंशन योजना की जो शुरुआत हुई थी आपकी हुई थी 2010 में इसकी शुरुआत हुई थी। और साथियों इसका उद्देश्य था जिसमें अभिदाता एक वित्तीय वर्ष के दौरान साथियों 1,000 और है आपका 12,000 तक की बचत कर सकते हैं, और मैं 1,000 की राशि अंशदान करेंगे। यानी कि इसका उद्देश्य था साथियों, आपको पूरा ही बता देता हूँ। इसका उद्देश्य जो ये था, असंगठित क्षेत्रों के लोगों को अपनी सेवानिवृत्ति के लिए स्वैच्छिक आधार पर बचत करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु स्वावलंबन योजना का शुरुआत हुई थी 2010 में। केंद्र सरकार योजना के अंतर्गत खोले गए प्रत्येक खाते जिसमें अभिदाता एक वित्तीय वर्ष के दौरान 1,000 से लेकर 12,000 तक की बचत कर सकते हैं, जिसमें आपको 1,000 की राशि का अंशदान करना पड़ेगा। इसमें आपको 1,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे और आपको साथियों 1 से 12,000 रुपये तक का आपको इसमें बचत मिल सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समेकित बाल विकास योजना में बालकों को कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? समेकित बाल विकास योजना में बालकों को कौन कौन सी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं? तो कौन सी सुविधा प्रदान की जाती है बताइए साथियों, वो बताइए क्या होगा सही आंसर, क्या होगा साथियों निःशुल्क शिक्षा भी दी जाती है, पौष्टिक आहार भी दिया जाता है, टीकाकरण भी होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उपयुक्त सभी साथियों सुविधाएं दी जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को क्या कहा जाता है? किसी नेटवर्क पर ऑनलाइन लिखित वार्तालाप को क्या कहा जाता है? टेक्स्ट फोन, चैटिंग, ईमेल, सफरिंग या सफरिंग, क्या होगा साथियों बताइए। सॉरी गलत हो गया, सफरिंग होगा साथियों। 34 का बताइए क्या होगा सही आंसर 34 का। तो साथियों आप चैटिंग करके बात कर सकते हैं। क्या चैटिंग करके बात कर सकते हैं? यही आपकी साथियों जो ऑनलाइन जो आप बात करते हैं वो चैटिंग करके तो होती है, या फिर आप वीडियो कॉल का कोई साथियों आपके पास उपकरण नहीं है वीडियो कॉल का, तो आप साथियों जो चैटिंग करके ही तो आप बात कर सकते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे लंबी खाद्य श्रृंखला मिलती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। छोटा है लेकिन बहुत बड़ा है, छोटा है लेकिन बहुत खोटा है साथियों। सबसे लंबी खाद्य श्रृंखला मिलती है 35 का, बताइए क्या होगा सही आंसर। तो ये हो जाएगा घास के मैदानों में साथियों सबसे लंबी खाद्य श्रृंखला मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात हुई है। 36वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो बताइए साथियों 36 का क्या होगा सही आंसर। 36 का क्या होगा साथियों सही आंसर। तो ये हो जाएगा 8 मार्च। 8 मार्च को साथियों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगर साथियों आपको सारे के सारे अगर आपको जितने भी आपके दिवस मनाए जाते हैं, अगर मैं आपको शॉर्ट वीडियो में साथियों उसकी एक वीडियो डे बाय डे डालता रहूँगा, तो साथियों आप वहाँ से जाके सभी जितने भी दिवस हैं आपके जितने भी दिवस मनाए जाते हैं भारत में, राष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल और आपके राज्य के या फिर आपके उत्तर प्रदेश के या भारत के, तो साथियों उनको सभी को आप देख लेना। मैं उसकी एक से 2 शॉर्ट वीडियो बना के डाल दूंगा, उसी में आपको लिस्ट बना के डालूंगा, आप वहां से इसको आराम से पढ़ लेना। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति काफ़ी ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है भाई। नीली क्रांति हमेशा मत्स्य पालन से संबंधित हो जाएगी। नीली क्रांति मत्स्य पालन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पहली क्लोन देसी गिर मादा बछड़े का निम्नलिखित में से क्या नाम है? क्या नाम है साथियों बताइए। 38वां क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा गंगा नाम है साथियों। गंगा ऑप्शन बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? बताइए साथियों, आपका आईक्यू देखते हैं आज आपका आईक्यू देखते हैं साथियों। यहाँ पर जगह भी दी गई है साथियों और किस राज्य में ये भी दिया गया है, बस आपको ये बताना है साथियों कौन सा अभ्यारण्य है। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित है? तो इसमें हो जाएगा कतरनिया घाट हो जाएगा। कतरनिया घाट अभ्यारण्य साथियों आपका ये बहराइच जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन आपका, एयरफोर्स पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल उत्तर प्रदेश किस नगर में स्थित है? एयरफोर्स पैराट्रूपर्स ट्रेनिंग स्कूल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो साथियों ये आपका आगरा में है। कहाँ पर? आगरा में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। और साथियों आगरा को
वो सॉरी, हाँ सही है, ठीक है, आगरा हो जाएगा, आगरा हो जाएगा ऑप्शन सी। आगरा को साथियों पेठा नगरी के नाम से भी जाना जाता है। क्या आगरा को पेठा, क्या मुझे नहीं पता, आप बताना, पेठा नगरी कहा जाता है ना, पेटाई नगरी कहा जाता है ना साथी, हाँ जी पेठा नगरी कहा जाता है। और साथियों इसको ताज नगरी भी कहा जाता है। क्या, ताज नगरी भी कहा जाता है आगरा को। कहाँ पर क्या कहा जाता है, ताज नगरी भी कहा जाता है। और साथियों यहाँ ताजमहल सबसे सुंदर इमारत और सबसे प्रसिद्ध इमारत कौन सी है, तो आपकी ताजमहल है। क्या, ताजमहल आपसे पूछ ले तो बता देना, ताजमहल है। चलिए साथियों, तो बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी। बाकी साथियों आपको आज के क्वेश्चन कैसे लगे इसका फीडबैक भी कमेंट के अंदर जरूर दे देना। और साथियों आपने इस क्लास में से कितने क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल सही दिया है, देखते हैं साथियों कितने क्वेश्चन का आंसर आपने बिल्कुल सही दिया है। लेकिन साथियों एक बार से कमेंट में ज़रूर बता देना, इससे साथियों हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए साथियों ज़रूर इसे बता देना कि आपने इस क्लास में कितने क्वेश्चनों का बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो चलिए साथियों मिलते हैं किसी अगली क्लास के साथ, जब तक ले अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।